अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। नाजरीन, 23 मार्च को हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिज कर दिया और उसके बाद 25 मार्च को हुकूमत पाकिस्तान ने बल्कि बिलखसूस मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने तमाम तर इम्पोर्ट्स के ऑर्डर्स भी कैंसिल कर दिए। अब पेट्रोल के हवाले से जो हम देख रहे हैं कि क्राइसिस ने सर उठाया है, इसका थोड़ा सा पस मंज़र समझने के लिए ज़रूरत है। तमाम तर OMCs यानी कि कंपनीज़ को कह दिया गया कि वो अपने प्लान्ड इम्पोर्ट्स जो हैं उनको कैंसिल कर दें और क्योंकि बॉर्डर्स भी सील थे और क्लोज थे तो स्मगलिंग का इन्फ्लक्स भी बंद हो गया, वो भी पॉसिबल नहीं हुई, जिसकी वजह से हमने देखा कि हार्वेस्टिंग सीज़न तो था, जिसकी वजह से डिमांड जो है तेल की वो बढ़ती चली गई गिवन दिस स्पेसिफिक पीरियड इन टाइम। अब बावजूद इसके कि पूरा महीना अप्रैल का इसी साल लॉकडाउन में ही गुजरा, पेट्रोल की जो सेल्स हैं, वो जो हमारे सामने ग्राफ्स हैं वो हमें दिखाते हैं कि पेट्रोल की सेल्स जो हैं वो फ़कत 20% डिक्लाइन की और इसके बिल्कुल बरक्स जो हाई स्पीड डीजल है उसकी तो बल्कि 42% इंक्रीज़ कर गई डिमांड। मिनिस्ट्री ने इस तरह की डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत के और पूरे मुल्क के अंदर जो स्टॉक्स थे, ऑफ कोर्स ये एक नेचुरल सिलसिला डिमांड एंड सप्लाई का, वो बड़े रैपिडली डिप्लीट होना शुरू हो गए। एंड गिवन दिस सिचुएशन हुकूमत वक्त ने और मिनिस्ट्री ने परमिशन दी कि 28 अप्रैल से इम्पोर्ट्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएं, लेकिन इस वक्त अब बहुत चैलेंजिंग हो गया था ये काम, ईजियर सेड देन डन जिसको कहते हैं, क्योंकि एक तो नॉन अवेलेबिलिटी थी वेसल्स की और फिर हाई प्रीमियम्स थे मार्केट के अंदर। सो ये इतना सिंपली ट्रांसलेट नहीं हुआ कि आपने ये हुक्म कर दिया, ये फैसला कर दिया और एकदम पहिया चलने शुरू हो गया और काम होने शुरू हो गया। कोविड के क्राइसिस के दौरान हमें बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो है उसने वीकली इम्पोर्ट प्लानिंग की मीटिंग्स की हैं और कोशिश की है कि बर वक्त फैसले किए जाएँ, लेकिन द फैक्ट रिमेंस के ये मामला जो है इतना सादा है नहीं। 30 से 45 दिन लग जाते हैं आपको इंटरनेशनल प्रोडक्ट मार्केट को रीच करते हुए, वेसल अवेलेबिलिटी को देखते हुए, और इसके साथ साथ अब OMCs का एक अपना पूरा मुद्दा है जो प्राइसिंग के हवाले से, उसको अगर उसमें अभी ना भी जाएं तो आपको बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान की भारा ये प्ली है कि HSD और PMG अवेलेबल है, यानी कि तेल अभी अवेलेबल है। हमने कल भी ओगरा के तर्जुमान का बीपर भी लिया, उन्होंने ये हमें बताया कि ये OMCs की वजह से किया जा रहा है। रात गए मैंने ट्वीट भी किया आपको लेटेस्ट जो सिचुएशन थी ऑन पोर्ट केमाड़ी कराची के अंदर, जिस तरह OMCs को नोटिस दे दिए गए थे, CEOs के ख़िलाफ़ FIRs काटने के अहकामात रात गए जारी हो गए थे और 3 और कंपनीज़ को अब मदऊ किया है कि वो भी अपने जवाब दें। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि एक नॉर्मल मार्केट प्रैक्टिस है कि डीलर्स जो हैं वो जब एक्सपेक्टेड प्राइस डिक्रीज़ होती है या कमी आने वाली होती है कीमतों के अंदर, तो वो एक डाउनवर्ड चेंज को देखते हुए प्रोडक्ट को उठाते नहीं हैं, स्टॉक्स के लॉसेस को अपने आगे मद्देनज़र रखते हुए बेयर मिनिमम स्टॉक्स के ऊपर काम चलाने की कोशिश करते हैं और ये एक ऑफ कोर्स अननेसेसरी लोड होता है लॉजिस्टिक्स के ऊपर इन द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ द मंथ जब भी प्राइस चेंज होता है। ये सारे लॉजिस्टिक्स टेक्निकल बातें हैं, बात मोटी मोटी ये गवर्नेंस की है, मैनेजमेंट की है, लेकिन आपको ये भी बताएंगे ये पहली बार नहीं मुल्क के अंदर हुआ। अब कैफरे किरदार किसको ठहराया जाए, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को, रेगुलेटर ओगरा को, OMCs को, किससे जवाब तलब किया जाए, ये बारहा अपनी जगह एक सवाल है। गो कि हमें बताया जा रहा है कि अब अगले चंद दिनों के अंदर ये भी एक मसनूई सा बहरान है जिस तरह आटे का था और ये भी अब रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन इस क्राइसिस को भी अगर आप देखें, आटे के क्राइसिस को भी अब देखें, और आज प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो ना सिर्फ पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, इस मुल्क के वज़ीर आज़म के हैं और बड़ी बारीक बीनी से इन इशूज़ को, इन मसाइल को समझते हैं। एक स्टेटेड पोजीशन इनकी जमात की रही भी है इन इशूज़ के ऊपर, इंक्लूडिंग प्राइवेटाइजेशन। बात करते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब से। अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा साथ देने को। जी वालेकुम सलाम। अब्बासी साहब, एक तो सबसे पहले आपकी तबीयत कैसी है? आप पॉजिटिव डायग्नोज हो गए और बड़ा दुख हुआ सुन के। आई होप यू कीपिंग स्टेबल, यू कीपिंग वेल, लेकिन ये शायद आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और आपका जो एक्सपोजर था उसको कम ना करने की वजह से भी शायद आप इस शिकार हुए हैं इस वबा का। तो इस हवाले से अगर आप कुछ ऑफ कोर्स अवेयरनेस बिल्डिंग के लिए भी कुछ बताना चाहें। नहीं, डेफिनेटली जो एक्सपोजर होता है पॉलिटिशियन का ज़्यादा रहता है, आपके पास चॉइसेस कम होती हैं। बहरहाल मैंने काफ़ी एहतियात की, लेकिन यकीनन कहीं बेहतियाती हुई जिसकी वजह से ये वायरस पॉजिटिव शो हुआ है। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग करें और मास्क पहने हर वक्त।
अगर हर शख्स मास्क पहने तो ये काफ़ी हद तक मामला कंट्रोल हो सकता है। बाकी हुकूमत की पॉलिसीज़ तो ना होने के बराबर हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अवाम खुद ही अपना तहफ़्फ़ुज़ करें। हुकूमत ने तहैया किया है कि कुछ नहीं करेगी। तो बड़ी एक बदकिस्मत से हालात हैं मुल्क के अंदर। मैं कोरोना पे आऊँगी आपके साथ अब्बासी साहब, एंड ऑफ द प्रोग्राम कोरोना पे मुख्तसरन बात करेंगे, बिकॉज कुछ फैक्ट्स और फिगर्स और डेटा जो सामने, ऑफ कोर्स बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अपने तई अब लोगों को अपना ख्याल रखना होगा, खुद इकदाम उठाने होंगे सर। मगर ये जो आर्टिफिशियल ड्राई आउट है ऑयल का, पेट्रोल का, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए ये पेट्रोल के मामलात इतने आसान नहीं होते। जो आज मामला पैदा हुआ है, जो मेरी समझ है, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन 25 मार्च को, क्योंकि मेरे भी ताल्लुक़ रहा है 5 साल, तो लोग मुझे भी ये सारी इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। आज यकीन करें 2 दिन से तो व्हाट्सएप पे ख़ास तौर पता नहीं क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं। बहरहाल मुझे जो समझ आई है, 25 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम डिवीज़न ने एक ख़त लिखा ऑयल कंपनीज़ एडवाइज़री काउंसिल को कि आप तमाम इंपोर्ट्स बंद कर दें। इस ख़त का कोई प्रेसिडेंस पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं है। जो ओसीएसी होती है वो गवर्नमेंट को एडवाइस करती है, हुकूमत कभी ओसीएसी को एडवाइस नहीं करती। ये सारा मामला वहाँ से पैदा हुआ। अब आज की तरफ अगर आप आ जाएँ, बीच में जो आपने बिल्कुल फरमाया वो ठीक है कि इंपोर्ट्स जब बंद हो गई, स्मगलिंग भी बंद हो गई, हार्वेस्ट सीज़न आ गया, उसका डीज़ल पे इम्पैक्ट आता है। अब असल मसला ये है कि आपकी रिफाइनरीज़ जब वक़्त था, सस्ता था, तो आपने लोगों को इंपोर्ट नहीं करने दिया, ना क्रूड करने दिया, ना प्रोडक्ट करने दिए। वरना तो ऑयल कंपनीज़ तो ऐसे मौके ढूँढती हैं कि सस्ता तेल लेकर मुल्क में ले आएँ और उसको बाद में महँगे दामों बेच सकें और उससे उनको भी फ़ायदा हो। क्योंकि ये बात याद रखें कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसिंग है, वो पीएसओ के कार्गोज़ जो उस महीने आए होते हैं, उन पर बेस करके पहली तारीख को आप प्राइसिंग सेट करते हैं। यानी जो मार्च के कार्गोज़ थे, जो अराइव हुए पाकिस्तान में, उनकी प्राइसिंग को लेकर पहली अप्रैल को प्राइस डिटरमिन की जाती है। अब जब आपने इंपोर्ट बंद कर दी, तो आपकी प्राइसिंग सस्ते ज़माने की है और आज जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पीएसओ तो जल्दी इंपोर्ट कर नहीं सकता, उनका तो गवर्नमेंट का प्रोसेस में टाइम लगता है। साइकिल है। जो दूसरी जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो तो 1 मिनट के नोटिस पर शिप इंपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम ये हो गया है कि आपकी जो मुल्क की प्राइसिंग है, वो पुराने सस्ते रेट पर है। आज जब वो शिप लेकर आएंगे और लेकर आए हैं, उनके पास जो पड़ा हुआ है माल, उन पे उनको मेरा ख्याल है कि 10 से 15 रुपए फी लीटर का नुकसान होगा। तो कोई शख्स भी नुकसान पे माल तो नहीं बेचेगा। रिफाइनरीज का भी यही हाल है। रिफाइनरीज भी चूंकि सस्ता क्रूड नहीं इंपोर्ट कर पाई, अब महंगा क्रूड है, प्राइसिंग जो प्रोडक्ट्स की है वो पुरानी है, तो उनको भी वो भी तबाह हो जाएंगे अगर माल बेचेंगे। तो ये इसका हल बड़ा सिंपल है कि आप जल्दी से प्राइस को या तो एक स्पेशल प्राइसिंग अनाउंस कर दें इसी महीने, अभी जो पिछले महीने के कार्गोज आए हैं, या आप हर 15 डे के साइकिल पे प्राइसिंग अनाउंस कर दें। ये दोनों इसके हल हैं, इसका हल निकालें। यानी कि रिवाइज कर दें आप प्राइसेस इसी महीने जून के लिए रिवाइज कीजिए, यानी कि रीसेंट पीएसओ का जो कार्गो जो हैं वो प्राइसेस इन लाइन विद द ग्लोबल प्राइस मैकेनिज्म हो जाए कि बेसिकली अभी ये लेवी आपकी जो पेट्रोलियम लेवी है जो अभी 30 रुपये फी लीटर के ऊपर स्टैंड कर रही है फॉर बोथ पेट्रोल एंड डीजल, दे शुड बी इन लाइन एज वेल विद द ग्लोबल प्राइसिंग। सो ये इंश्योर करेगा शॉर्टेज जो है फ्यूल सप्लाई की वो ख़त्म हो जाए। सर बट यू राइट, ओएमसीज का भी एक बड़ा अपना कनंड्रम और अपना डिलेमा रहा है। ऑल्सो एक्सचेंज रेट के हवाले से इनको बड़े लॉसेस बेयर करने पड़े हैं। देव हैड टू इम्पोर्ट मोर देन 70% ऑफ द ऑयल। मगर सर मुझे ये बताइएगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने इम्पोर्ट का फैसला रोकने का सारी कंपनीज को कहने का जो 25 मार्च को लिया, ये लिया क्यों? इसके पीछे लॉजिक क्या आपको समझ आ रही है? ये हुकूमत को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई प्रेसिडेंस नहीं है। हमेशा ओसीएसी मीट करती है, वो गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कि जनाब ये करें, और ये तो मंतक के भी खिलाफ है कि जब दुनिया में तेल और प्रोडक्ट्स इतने सस्ते हो रहे हैं तो आपने इंपोर्ट ही बंद कर दिया, क्योंकि उससे यकीनन लोग फ़ायदा उठाते। मुझे जो समझ आती है कि ये वही जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है,
ये उसको बेहतर बनाने के लिए ये कोशिश थी, लेकिन इसने बड़ा बैकफायर किया है और इसका नुकसान पूरी इंडस्ट्री को हुआ है, एक गलत फैसले से। तो मेरा अगर इतराफ़ कर लें कि गलत फैसला हो गया तो बात ख़त्म हो जाएगी। इसका हल बड़ा सिंपल है कि प्राइस को आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा और इसका पेट्रोल लेवी से ताल्लुक नहीं है, वो तो टैक्सेस और लेवी तो मौजूद हैं, लेकिन जो प्राइस है वो और शायद चूँकि बढ़ प्राइसेस गई को है। लॉन्ग टर्म डीरेगुलेट भी कर लें तो मामला बेहतर होगा सर, मगर ओएमसीज को 40 अरब का नुकसान हो चुका है 2000 आपके जो 18 और 19 के अंदर अलोन जो रुपी में डिवैल्यूएशन हुई है। सो ये इनके अपने मसाइल भी हैं जिनको एड्रेस करना है, मगर जो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का भी जिक्र कर रहे हैं सर, दिस इज़ नॉट अ न्यू फिनोमिना। ये आपके दौर में भी आपको विटनेस करना पड़ा, जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कहा गया कि पैसे रिलीज़ करें, पीएसओ वाज इन अ क्राइसिस, वो नई डार साहब ने रिलीज़ की है एंड एट दैट सर्टन पॉइंट इन टाइम एज पेट्रोलियम मिनिस्टर आपने अपना इस्तीफा भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को पेश किया था, विच ही डिडंट एक्सेप्ट। मगर लेट्स गो टू दैट राइट आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक एंड ये बात करते हैं कि ये मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि हाँ हमारे ज़माने में जो पेट्रोल की शॉर्टेज हुई थी, उसका पैसे की पेमेंट से कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि जो व्हाइट ऑयल होता है, पेट्रोल डीजल जो है, ये कमर्शियली चलता है, इसका ब्लैक ऑयल से ताल्लुक नहीं होता। जो सर्कुलर डेट है वो ब्लैक ऑयल का होता है। तो मैंने कभी इस्तीफा नहीं दिया, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरा उस चीज से कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा, आपने ये आपने ये इस्तीफा नहीं टेंडर किया था उधर नहीं, तब बिल्कुल प्रेशर के नहीं, अंदर? क्योंकि मैं उससे 4 स्टेप्स रिमूव था। ये पीएसओ फैसले करता है, ओसीएसी अच्छा करते हैं, सर, ये मैं एक इंडिपेंडेंट वक्फा है। ले लूं, वक्फे के बाद लेट्स कम एंड टॉक अबाउट दिस। ओके, सर्कुलर डेट और पीएसओ की बैंकरप्सी और उस तब के माली जो हालात थे वो मुझे बहरहाल याद पड़ते हैं। एक वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। ही डिड सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट कि इन्होंने कभी अपना इस्तीफा पेश नहीं किया नवाज शरीफ साहब को इस हवाले से, मगर देयर वाज अ क्राइसिस वेरी मच लाइक द क्राइसिस वी आर लुकिंग एट टुडे। रीजंस वजूहात मुख्तलिफ ज़रूर हो सकती हैं, बट द हेडलाइंस विल शेयर विद यू आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ये दुरुस्त है कि मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ को, सेक्टर्स को रिलीफ दिया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, इस हुकूमत ने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी बैंक्स को, कस्टमर्स को इन मुश्किल हालात के अंदर। ऑयल कंपनीज़ को बहरहाल उनके लिए कोई स्लैक कट नहीं हुआ, उनको एक्सेप्शनल लॉसेस नुकसान का सामना फेस करना पड़ा है। जो ग्लोबल डिक्रीज़ इन प्राइसेस आए हैं, उनको इन्वेंट्री लॉसेस आए हैं, सो ऑन एंड सो फॉर। 2018-19 के अंदर रुपए की डिवैल्यूएशन की वजह से मज़ीद बड़ा नुकसान हुआ। सो ये अपने तई हकीकत है। सो मार्केट भी एक सर्टन तरीके से रिएक्ट तो करती है, डिमांड एंड सप्लाई होती है, मगर ये हुकूमत का काम है कि मैनेज करे। इसी को गवर्नेंस कहते हैं, इसी को टाइमली फ़ैसलों को, बर वक्त फ़ैसलों को प्रीएम्प्ट कर लेना, क्राइसिस को ही गवर्नेंस का नाम दिया जाता है। लेकिन आपको एक बार लिए चलेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में, और आपको बताएंगे कि अगर आपको याद हो, ये वैसे तो बड़ी बेहिस याददाश्त है, मगर अगर ज़रा सा याद कीजिए आप, कुछ हेडलाइंस आपके साथ शेयर करेंगे। ये DW एशिया की हेडलाइन, पाकिस्तान फ्यूल क्राइसिस माइट कॉस्ट PM नवाज शरीफ हिज गवर्नमेंट। यानी कि इतने बुरे हालात हो गए थे कि हेडलाइंस इंटरनेशनल अखबारों में भी छप रही थी कि पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं वो बिल्कुल क्लूलेस हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि ये हो हमारे साथ क्या रहा है, ये फ्यूल क्राइसिस है किस तरह का, इतने हार्ड कोर इकोनॉमिक इशूज़ है। लोगों को कोट किया गया इसके अंदर। फिर मज़ीद ये बताया जाता है कि एक ऐसा मुल्क जो न्यूक्लियर आर्म्स और मिलिट्री प्राउस का बोस्ट करता है, उसका कहता है वो एक्यूट एनर्जी क्राइसिस फेस कर रहा है। 2 साल नवाज शरीफ साहब को हुकूमत करते हुए हो गए थे, लेकिन फिर भी इस तरह की सिचुएशन थी जिधर बार बार ये कहा जा रहा था कि शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस का जिक्र किया जा रहा था कि किसी ना किसी तरह से हल करें। एक लंबी कतार थी लाइनों की पेट्रोल स्टेशन के बाहर, और ना इसाक डार साहब मुल्क में थे, ना तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब मुल्क में थे। फिर अगली हेडलाइन आपको बताएगी कि हुआ क्या। अगली हेडलाइन BBC की है, पाकिस्तान शरीफ पुल्स आउट ऑफ डेवोस अमिड फ्यूल क्राइसिस। नवाज शरीफ को हंगामी सूरत हाल के अंदर 22 जनवरी 2015 को अपनी डेवोस की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग थी स्विट्ज़रलैंड के अंदर, वो उनको छोड़नी पड़ी क्योंकि हालात इतने ख़राब हो गए थे घर में। जो एक कंप्लीट पैनिक था पाकिस्तान के अंदर, इंटरमिटेंट फ्यूल क्राइसिस का बार बार जिक्र तो किया जा रहा था, लेकिन ये वादा तब था 2013 के इलेक्शन में कि इसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो लोग बरस उठे थे, निकल पड़े थे सड़कों पे कि भाई ये क्या हो रहा है, 2 साल से आप इधर ही, हमारे साथ इस तरह क्यों किया जा रहा है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कहा था शार्प डिक्लाइन इन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो है उसकी वजह से हमें 2 मिलियन मोटरिस्ट जो है उन्हें CNG से अपना
पेट्रोल के ऊपर स्विच कर लिए, ये भी इश्यूज़ हैं। और ऑफ कोर्स तब भी OMCs के ऊपर मलबा गिरा के ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं और सप्लाई और स्टॉक्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। इसकी वजह से ये ब्लेम गेम जो आज चल रही है ना, ओगरा और एनर्जी मिनिस्ट्री OMCs को कह रही है, OMCs अपना रोना रो रही है, ये 2015 में भी हुआ था। तीसरी हेडलाइन के ऊपर भी आप आ जाइए। ये तीसरी हेडलाइन है आपकी, पेट्रोल शॉर्टेज फेयर्स जो हैं वो लूम ओवर पाकिस्तान। ये पाकिस्तान टुडे की हेडलाइन है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर भी हमें बताया जाता है कि मुख्तलिफ शहरों से जो है, जिसके अंदर आपके बिल्कुल पेट्रोल पम्प जो हैं वो ड्राई आउट हो गए, पेट्रोल मिल ही नहीं रहा था। लाहौर में, सरगोदा में, फैसलाबाद में, डेरा गाजी खान में, भक्कर में, मुख्तलिफ शहरों में, बलोचिस्तान के, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, ये तमाम पेट्रोल पम्प्स लॉकडाउन थे, क्लोज, बंद हो गए थे। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक, पेट्रोल ना होने की बात कर रहे थे। With queues spread over miles were seen on PSO filling stations selling petrol, the report added. ये मज़ीद आपको फिर ये सारी रिपोर्ट जो हैं कोट करती हैं तमाम हाई ऑफिशल्स को। आप चौथी के ऊपर आ जाएं, पेट्रोल शॉर्टेज, PSO हाईलाइट्स रीजंस। PSO के तब रीजंस ऑफ कोर्स यही थे कि पैसे ख़त्म हो गए थे, बैंकरप्सी थी, अपने क्रेडिट लाइंस जो हैं ड्राई आउट हो गई थी, पैसे देने को नहीं थे, उनको आगे से पैसे नहीं मिल रहे होते थे, तो वो किस तरह देते। सागदार साहब को जब कहा कि प्लीज़ इनको फाइनेंस मिनिस्ट्री पैसे दे कि ये अपना फिर सिलसिला एक दफ़ा PSO अपना काम शुरू करे, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी तब ना कर दी थी। बाद अज़ा मामला कुछ और थे, मगर इस टाइम के ऊपर जो मैंने कहा शाहिद खाकान, हमें तब खबरें मिली थी कि अब्बासी साहब ने अंदर एक इजलास में अपना इस्तीफ़ा भी टेंडर कर दिया था, जो कि वो आज कह रहे हैं कि उन्होंने बहरहाल नहीं किया था। अब ये मेरा वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स फॉर राइट नाउ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये एक एडिटोरियल है डॉन का 18 जनवरी 2015 का। इसकी हेडलाइन है आउट ऑफ फ्यूल। इसके अंदर ये वही जिक्र करते हैं कि कैसे मुमकिन है कि फ्यूल सप्लाई की इतनी बड़ी क्राइसिस है मुल्क के अंदर, और हुकूमत जो है उसने मैसेंजर को शूट कर दिया है, 4 ब्यूरोक्रेट्स को सस्पेंड करके मुअत्तल कर दिया है, और मिनिस्टर्स जो हैं वो खुद अनटच्ड हैं, वो खुद बरी उल्ज़िमा हैं। ये वही सारे इल्ज़ामात हैं जो आज अपोजिशन बैठ के तहरीक इंसाफ पे भी डालती है कि आप दूसरों के मत्थे लगा देते हैं चीज़ें, तो जो असल लोग हैं उनको तो आप सस्पेंड करें, उनको तो मिनिस्ट्री से हटाएं। 2015 के अंदर भी यही गिला शिकवा हो रहा था कि मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम जो है वो अकाउंटेबिलिटी से, एहतसाब से बच के निकल गए हैं। वो सेनेट में ये कह रहे हैं और मीडिया को ये बता रहे हैं कि शॉर्टेज जो है वो रिज़ल्ट है डिमांड के अंदर एक स्पाइक आई है उसकी वजह से, और ये OMCs की बड़ी जिम्मेदारी है इसके अंदर। गो के आई थिंक 60-65% तो आपका शेयर PSO का होता है। ओगरा तब रेगुलेटर जिस तरह कल हमें दे रहे थे टेलीफोन लाइन पे, वो ओगरा भी तब यही कह रहा था कि तमाम तर जो आप हम पे मलबा डाल रहे हैं हमारी गलती नहीं है, ये क्राइसिस है क्योंकि डिमांड में राइज हुई है, अनविलिंगनेस है आपकी OMCs कंपनीज़ की कि वो तेल और स्टॉक्स आगे दें हमें, तो इसलिए वो होल्ड बैक कर रहे हैं अपने स्टॉक्स को। एग्जैक्टली द सेम रीज़न जिसकी वजह से आज FIRs कट रही हैं। मीनवाइल फाइनेंस सेक्रेटरी जो थे उन्होंने भी 2015 में सेनेट को एतमाद में लिया और सर्कुलर डेट का को मेन वजह बताया कि PSO के गर्दिशी कर्जे की वजह से जो PSO मुतासर हुआ है वो फंड्स नहीं अरेंज कर पा रहा जिससे वो क्रेडिटर्स को पे करे, और लाइंस ऑफ क्रेडिट सारी ड्राई आउट हो गई हैं। यही मज़ीद इसके अंदर बताया जाता है। अनएक्सपेक्टेड सर्ज इन डिमांड तो सर्टनली है, उससे कोई डिनाई नहीं करा, आज भी हम डिनाई नहीं कर रहे, मगर तब भी confusion थी और तब भी mismanagement थी. Common sense says all these factors must have played a role, but the evidence says that it was mismanagement of the circular debt which caused a severe crisis of liquidity in the country's largest oil importing company PSO, which was the primary cause. और मज़ीद इसके ऊपर बताया जाता है कि तब की हुकूमत, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत और उनके जो मिनिस्टर्स और फंक्शनरीज थे वो हर किस्म की एक्सक्यूजेज ढूंढ रहे थे टू एब्जॉर्व द गवर्नमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द क्रिएशन ऑफ दिस मैस व्हाइल हेड्स रोल इन द रॉन्ग क्वार्टर्स. हेड्स रोल इन द रॉन्ग क्वार्टर्स, यही गिला आज भी किया जा रहा है. द हेड्स आर रोलिंग इन द रॉन्ग क्वार्टर्स. फिर आपको बताऊं पेट्रोल क्राइसिस, ये भी इंटरनेशनल एक हेडलाइन है. पेट्रोल क्राइसिस, ऑयल कंपनीज एंड गवर्नमेंट ट्रेड एक्यूजिशंस ऑफ कल्पेबिलिटी. यानी वो कहता है, ये ओगरा कहता है कि OMC की गलती है, OMC कहता है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की गलती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी कहती है कि इन सब की गलती है, हम तो रोज़ मीटिंग्स कर रहे हैं. सो ये दिस इज़ नथिंग न्यू इन पाकिस्तान. एंड देन बिकॉज शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये प्रोड्यूसर साहब ये भी लगाइए. ये है आपका 22 जनवरी 2015 का एडिटोरियल जिसके ऊपर एक आर्टिकल जिसमें लिखा सम इन PMLN वांट अ फ्यू मिनिस्टर्स टू क्विट ओवर ऑयल क्राइसिस. अब्बासी साहब की इस पर तस्वीर लगाई हुई है बड़े जॉली किस्म के एक्सप्रेशन में. गो के अब्बासी साहब हमेशा एक अच्छे मूड में ही रहते हैं, अनलेस अगर आप इमरान खान या हुकूमत का पूछ लें तो तस्वीर भी जॉली है. मगर बहरहाल ये अंदर भी तब यही सियासत चल रही थी कि जनाब डार साहब से ये नाराज़, वो इनसे नाराज़. और आज जो काबीना, इमरान खान की काबीना की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो यही इंफॉर्मेशन हमें तब भी मिल रही थी.
अगेन वही मसला होता है और आपका आवाम जो है वो सारा मलबा उस पर गिरता है जो गर्मी के अंदर सर मारती लाइनों के अंदर खड़ी हो जाती है। आपने 15 मिनट की तकरीर की है, मुझे भी 15 मिनट देंगी तो बता दूंगा। बात बात बड़ी सिंपल है जी। बिस्मिल्लाह। हाँ, बात ये है कि हमारी जो शॉर्टेज हुई थी, बिल्कुल हुई थी, उसकी वजूहात बिल्कुल मुख्तलिफ थी और उसका कोई ताल्लुक पैसे की कमी से नहीं था। ये बात याद रखें, क्योंकि पीएसओ के अंदर जो वाइट ऑयल और ब्लैक ऑयल जो होता है ये अलग था। उस वक्त पाकिस्तान दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर था ब्लैक ऑयल का, यानी फर्नेस ऑयल का, और बहुत बड़ी रकम उसमें फंसी हुई थी गर्दिशी कर्जे में। उसका कोई ताल्लुक जो आपका पेट्रोल और डीजल से नहीं था। पेट्रोल डीजल कमर्शियल बेसिस से बिकते हैं, माल पैसा पहले आता है, माल बाद में जाता है, तो कोई कमी नहीं थी, पैसे का ताल्लुक नहीं है। एक सर्ज आई, 5-6 फैक्टर्स इकट्ठे हुए, एक सर्ज आई डिमांड में, मंथ ऑन मंथ, मेरा ख्याल है, मुझे नंबर्स याद नहीं है, 25% के करीब मंथ ऑन मंथ कंजम्पशन में कंजम्पशन बढ़ गई। उसके अलावा 2 रिफाइनरीज अनस्केड्यूल्ड मेंटेनेंस भी चली गई, और सबसे बड़ा जो फैक्टर था कि उस वक्त पीएसओ को C&F पेट्रोल लेना पड़ता था, यानी पीएनएससी के जहाज जाते थे और वो पेट्रोल लेकर आते थे, तो उनका जो जहाज था वो वक्त पे नहीं पहुंचा, तो बैक टू बैक डिलेज तकरीबन 4 जहाज़ों की हो गई और ये सारा क्राइसिस खड़ा हो गया। मैंने बिल्कुल इस्तीफा नहीं दिया, मैं बिल्कुल इस्तीफा देने के हक में नहीं हूँ, क्योंकि जिस चीज़ की मेरी जिम्मेदारी नहीं है मैं उसके इस्तीफे नहीं दे सकता। मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये ज़रूर कहा जब इसकी बात हुई, मैंने कहा आपने मुझे मिनिस्टर बनाया था, आपका हक है, अभी निकाल दें। मैं इस्तीफा नहीं दूंगा क्योंकि मैं इसमें अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता, क्योंकि ये चीज़ें मैनेज करती है पीएसओ जो एक इंडिपेंडेंट कंपनी है, ये चीज़ें मैनेज करती है ओसीएसी, और ये चीज़ें मैनेज करती है मिनिस्ट्री के अंदर जो डिविजन्स हैं। हम कोई इंस्ट्रक्शंस जारी नहीं करते, हम मॉनिटर करते हैं। मॉनिटरिंग का फेलियर था, क्योंकि जिस दिन ये क्राइसिस आया है, मैंने रात को वहाँ पीएसओ के एमडी भी थे, सेक्रेटरी साहब भी थे, हम किसी और सिलसिले में मीटिंग कर रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि यार मुझे खबरें आ रही हैं कि शॉर्टेज हो रही है, तो पीएसओ के एमडी ने चेक किया, उन्होंने कहा जी कोई शॉर्टेज नहीं है, ये ऐसे ही लोकल बात होगी। तो पीएसओ वाज अनअवेयर कि ये शॉर्टेजेस क्रिएट हो रही हैं। फिर मीडिया हाइप बिल्ड हुआ और उसने इस फ्रेंजी को फीड करना शुरू कर दिया, और नेक्स्ट डे ड्राई आउट हो गया, तो पैनिक जो आज हुआ, मीडिया हाइप हुआ, वजूहात बिल्कुल आपकी बात सही है सर। आप ऐड कर लें अगर कुछ करना चाहते हैं, बिकॉज आज भी यही हमें बताया जा रहा है। हाँ जी, हमें आज भी बताया जा रहा है कि मीडिया हाइप क्रिएट हुई। मीडिया हाइप क्रिएट हुई, पैनिक बाइंग हुई, लोगों ने खरीद लिया। अब उसके कुछ सिस्टेमिक इश्यूज भी थे उस वक्त। एक तो पोर्ट के अंदर शिप्स के लगने की जगह नहीं थी उस वक्त, बहुत ज़्यादा ये फर्नेस ऑयल इंपोर्ट हो रहा था और शॉर्टेजेस थी शिप्स के आने की। दूसरा, उस वक्त सारा पेट्रोल पाकिस्तान का कराची से बाय टैंकर आता था, कोई काम पाइपलाइन पे नहीं हुआ था, हमने वो काम भी शुरू करवा दिया। बहरहाल ये सब कुछ हुआ, हमने 3 दिन में शॉर्टेज ख़त्म कर दी और बहुत रिस्क लेकर की, ये मैं आज आपसे शेयर कर सकता हूँ। मैंने उस सिचुएशन को रिस्क लेकर मैंने उनसे कहा कि जो कुछ आपके पास स्टोरेज है मार्केट में डाल दें। आप यकीन करें, मुझे नंबर्स याद नहीं है, लेकिन जो लाहौर को ले तो जो नॉर्मल कंजम्पशन थी लाहौर के अंदर, उससे 2.5 गुना पेट्रोल बिक रहा था। तो हमारे पास जो कुछ स्टोरेज में था हमने मार्केट में डाल दिया और डिमांड ख़त्म हो गई। इस तरह जाके हमने उसको मैनेज किया। उसके फिर सिस्टमिक इश्यूज थे, हमने उसको हल भी किया। तो आज जो मामला हुआ है इसकी वजूहात और हैं। ये बेसिकली अगर आप एक चीज़ पूछते हैं, ये उस हद का नतीजा है जो मिनिस्ट्री ने जारी किया और जिसका कोई प्रेसिडेंट पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। अगर आप ओएमसीज पे डालना चाहते हैं तो ओएमसीज पे डालना बिल्कुल गलत बात है। उनके आप देख लें उनके पास क्या पेट्रोल है, कितने का लेकर आए हैं, कितने का बेचेंगे। कोई ओएमसी भी अपना करोड़ों का नुकसान करके पेट्रोल नहीं बेचेगी, ये बड़ी सीधी बात है। उस मसले को हल करें। आखिरी बात जो मैं आपसे करूंगा, और ये मैं अपनी सबसे बड़ी कामयाबी मिनिस्ट्री में उसको समझता हूँ, हमने पाकिस्तान को स्टैंडर्ड फ्यूल्स पे डाल दिया। आज हमारा रॉन 92 फ्यूल है पेट्रोल का और यूरो 2 का डीजल है। इससे पहले दोनों नॉन स्टैंडर्ड थे। हमने तमाम जो हायर एंड फ्यूल्स उनको डीरेगुलेट कर दिया, वो आज डीरेगुलेटेड बिकते हैं। हमने जो स्टैंडर्ड फ्यूल्स थे, यानी ये पेट्रोल और ये डीजल,
इसको भी कैबिनेट का डिसीजन मौजूद है, इनको भी डीरेगुलेट कर दिया गया है। ये इंडस्ट्री हम पे बड़ा प्रेशर डालती थी कि बेसिकली आप अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं वक्फे से पहले आपसे समझूं, जो एक सेकंड, सिस्टमैटिक मेरी प्रेशर्स बात हैं, सुन लें। वजूहात अब जो भी हों। इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है। हम्म। हम पे इंडस्ट्री जोर डालती थी कि आप डीरेगुलेट करें। ये वो गैम्बल करते थे कि हम हम्म। डीरेगुलेट नहीं करेंगे। हमने काबीना में फैसला कर दिया। हम्म। उसके बाद इंडस्ट्री आई कि जनाब मेहरबानी करें, अभी डीरेगुलेट ना करें, हमें टाइम दें, हम बताएंगे कब डीरेगुलेशन होगी। तो हम्म। डीरेगुलेशन पाकिस्तान में फ्यूल हम्म। का फैसला आज से 2.5 साल पहले हुआ है। उसकी टाइमिंग इंडस्ट्री ने बतानी थी, आज तक उन्होंने बताई नहीं है। ये इस सारे मामले के हकायक हैं। मैं आज भी समझता हूं इस मामले का हल हम्म। जो है वो डीरेगुलेशन में है, FIRO में नहीं है। ये बड़ी मुश्किल से प्राइवेट सेक्टर में ये सारी कंपनीज आई थी, हमारे ज़माने में आई हैं। उससे पहले लोग लाइसेंस लेकर बैठे थे, कोई भी काम नहीं करता था। हमने उन्होंने जब देखा कि एनवायरनमेंट है, इन्वेस्टमेंट की, लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया और ये इंडस्ट्री बिल्ड हुई है। आप डीरेगुलेट कर दें, आज कर दें, प्राइसिंग डीरेगुलेट कर दें, सारा मामला ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। मैं एक छोटा सा वक्फा लूँगी, ये कहती चलूँ, ये भी अब 3-4 दिन में ये क्राइसिस भी रिजॉल्व हो जाना है। कहने का मकसद ये है कि सिस्टमैटिक जो प्रॉब्लम्स हैं जिनका जिक्र अब्बासी साहब कर रहे हैं, उनको अपनी वजूहात की वजह से फेस करना पड़ा। इधर उनकी राय के अंदर बैड प्लानिंग फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है, उसकी वजह से। बट ही डज एग्री कि ये हेड्स शुड रोल वाला सिलसिला इधर नहीं होना चाहिए। ये बड़ा पॉलिटिकल रेटरिक बन गया हमारे मुल्क में, उसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो। भाई इस्लाहात करें, सिस्टम को रिफॉर्म करें, आप डीरेगुलेट करें प्राइसेस। ये बिल्कुल यही आखिर सोल्यूशन है। और शॉर्ट टर्म इमीडिएटली आपको प्राइसेस रिवाइज करनी पड़ेंगी जून के लिए, कि ये डिमांड सप्लाई का गैप जो है ये ख़त्म हुआ। एंड ऑफ कोर्स इंपोर्ट्स की जो साइकिल है, इंपोर्ट प्लानिंग साइकिल भी एडहॉकिज्म पे नहीं चलनी चाहिए। 3 मंथ्स के ऊपर आपको OMCs को कन्विंस करना चाहिए कि 2 मंथ्स इन एडवांस अपने ऑर्डर्स जो हैं वो सारे प्लेस किए जाएँ। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे कि स्टील मिल्स की प्राइवेटाइजेशन जिसके ऊपर बड़ी क्लियर है। PMLN अपने दौर में उन्होंने अपने तय आगाज़ भी किया, लेकिन 2015 के अंदर स्टील मिल्स उनको बंद करनी पड़ गई। कोई भी हमें रिफॉर्म पैकेज नहीं लाते हुए दिखाता। बड़ी कोफ्त होती है सबको डिक्टेटर्स की बात करते हुए, हमें भी होती है, मगर द फैक्ट रिमेंस कि आपका 9 अरब का तो प्रॉफिट डिक्टेटरशिप के अंदर ही था मुशर्रफ के दौर में। पीपल्स पार्टी के अंदर आके वो फट्टा रुका, मुकम्मल तौर पे पहिया रुक गया नून के दौर में। और अब 2 साल में जो वादे थे उनसे भी वफा नहीं कर सकी तहरीक इंसाफ। तो एक वक्फे के बाद बात करेंगे। आप स्टे विद अस। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। नाज़रीन, आज मुराद सईद ने बहुत गरजे और बरसे अपोजिशन के ऊपर पीपल्स पार्टी PMLN समेत, बट द फैक्ट रिमेंस, अगर आप इफ्तिखार चौधरी साहब के टाइम से ले लें तो 12 साल गुजर चुके हैं। उनके एक फैसले ने मुल्क को 2.4 ट्रिलियन का लॉस किया है। एंड दिस इज़ रफली 2 डिफेंस बजट्स बाय द वे। सो कौन पूछे इस मुल्क में, तो बहरहाल कोई किसी से नहीं पूछता। पीपल्स पार्टी को प्रॉफिट में मिली तकरीबन 9 अरब की। उसके बाद ज़ीरो रिवाइवल प्लान रहा PMLN के दौर में। हमने देखा कि ना डार साहब के पास कोई रिवाइवल प्लान था। मेरे पास वक्त की किल्लत है, वरना मैं नवाज शरीफ साहब के आपको वो बयानात भी सुनाना चाहती हूँ, जिधर उनका मानना था कि जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को ना फिक्स कर सके, ना फैसले कर सके, तो उसको हुकूमत करने का हक ही नहीं है। मगर बहरहाल अब्बासी साहब मुख्तसरन फरमाइएगा कि आज जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत करने जा रही है प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, तो आपकी जमात जो है पहले दिन से राजी है, तो आज मसला क्या है? देखिए, यकदम फैसले नहीं हो सकते क्योंकि स्टील मिल बंद थी। स्टील मिल हमने बंद की थी, ये वाइबल यूनिट नहीं है। सबसे पहले ये बात रखें, इसका रिफॉर्म पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में ये रिफॉर्म नहीं हो सकती। जो उसके प्रॉफिट्स भी आए हैं वो उस वक्त आए थे जब इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत बढ़ गई थी और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाइबल थी। अब ये वाइबल यूनिट नहीं है। हमने पीपल्स पार्टी को भी ऑफर किया, उस वक्त PTI भी ऑफर किया कि KP गवर्नमेंट ले ले स्टील मिल को, सिंध गवर्नमेंट ले ले, 1 रुपए में ले लें। किसी ने नहीं ली। हमने उसके बाद बंद, और 38 अरब रुपया देना है स्टील मिल ने सुई सदन का। उसके साथ साथ हमने जो एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट किया, और 6 अरब का सालाना बिल था जो उनके एम्प्लॉयज़ का था, वो आते आते अभी 3.5 अरब पे शायद पहुंच गया सालाना। ये टोटल कॉस्ट है स्टील मिल की। स्टील मिल पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला नहीं। रिवाइवल प्लान तो कोई नहीं दिया गया ना।
सर रिवाइवल प्लान है नहीं, मैं ये आपको बता रहा हूँ, कोई रिवाइवल प्लान पॉसिबल नहीं था, ये यूनिट वाइबल नहीं है। इसीलिए मिफ्ता साहब ने कहा अगर लायबिलिटी समेत कोई भी लेगा तो बेशक मुफ्त ले ले। नहीं जी, मुफ्त नहीं, हमने कहा लायबिलिटी हमारी है, हमने कहा मिल ले लें, क्योंकि अगर हम मिल चलाते तो इसका नुकसान 15-20 अरब रुपया सालाना था। मिल ना चलाने में सिर्फ लायबिलिटी थी मजदूरों की, उनको हम पैसे देते रहे, वो 6 अरब का था, एंड पे आके अभी तकरीबन 3.5 अरब पे पहुंच गया, लोग रिटायर हो गए। ये इसकी सारी हकीकत है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला नहीं है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि इफ्तिखार चौधरी साहब वो फैसला ना करते तो आज हमें 200 अरब बच चुका होता। वो अपनी जगह पर है, लेकिन और सर मुझे भी लगता है आज भी तो 2007 वाली हमें कीमत मिलनी नहीं है। आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड अगर हमें मिले। मगर सर प्राइवेटाइजेशन इज एक ही हल यही है ना, आप इस बात पे तो राजी हैं? देखें, प्राइवेटाइजेशन को आप ज़मीन ही करेंगे ना, ये यूनिट प्राइवेटाइज नहीं हो सकता। जिस मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर करेगा प्राइवेटाइजेशन में, लोग इन्वेस्टमेंट करने नहीं आते, ये बात है। जब कोई बिड करता है वो बड़े पैसे खर्च करके सीरियस बिड बनानी पड़ती है। वो आप प्राइवेट अब आपने ख़त्म करनी है, आप मजदूरों का ख्याल करें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। स्टील मिल ने चलना नहीं है, ये चल सकती नहीं है, लेकिन जो लोग वहाँ पर काम किए, बिल्कुल सर 1800 सर 19,000 एकड़ में से 1800 दे रहे हैं, कोर एरिया ऑफ द मिल्स प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं। ये ज़मीन रहेगी हुकूमत के पास ही, ये रियासत की ज़मीन ही रहेगी। तो अब इसके साथ ये अब जो भी इन्वेस्टर आएगा ये उसका प्रोगेटिव होगा, उसको रीवैम्प कैसे करे, नई मशीनरी कैसे लाए, क्या करे। सो आपको प्राइवेटाइजेशन से मसला नहीं है, आपको तरीक़ाकार से अभी मसला है कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये ट्रांसपेरेंसी तो प्राइवेटाइजेशन में होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको ख्याल मजदूरों का करना है, उनका कोई कसूर नहीं है। वो तो इस इदारे में नौकरी करते थे, इदारा हमसे मैनेज नहीं होता, यानी हुकूमत से मैनेज नहीं होता, इदारा वाइबल नहीं है। और वो ओवर स्टाफ एम्प्लॉइज का क्या करें सर, या उनका क्या करें जो नौकरियां कहीं और कर रहे हैं, और आप 200 मिलियन वर्सेस 10 लाख की बात कर रहे हैं। नहीं, 200 मिलियन कौन से जी? आप कह रहे पूरे मुल्क की कौम एक तरफ और ये 10 लाख खानदान एक तरफ। मैं माजरत से कहूँगा, फिर आप सबको निकाल दें। ये 10 लाख या 1 लाख या 2 लाख की बात नहीं है। टोटल खर्चा आपका स्टील मिल पर 3.5 अरब रुपया सालाना आता है, वो आप तनख्वाहों में दे रहे हैं। अगर काम नहीं है तो ये हुकूमत का कसूर है कि काम नहीं है। हुकूमत ने बंद की हुई है फैक्ट्री, मजदूरों का तो कसूर नहीं है। उनको कोई पैकेज दें, किसी ज़मीन में से उनको हिस्सा दे दें, एक प्लॉट बना के दे दें। तो सर ये कोई बहुत हैंडसम पे ऑफ नहीं है 23 लाख का? यू डोंट थिंक दिस इज अ हैंडसम पे ऑफ? नहीं, मुझे नहीं पता क्या पे ऑफ है। वो यही बात होती है, अगर आप ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, अवाम के सामने लाएंगे कि क्या पे ऑफ है, कैसे दिया गया है, ना तो फिर बात बनेगी। प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑन बोर्ड है, स्टील मिल्स के एडवाइजरी बोर्ड ने मुकम्मल गो अहेड दे दिए, 23 लाख का गोल्डन हैंडशेक सबको मिल रहा है। या तो फिर आप मुकम्मल ये डिटेल्स देखिए और कहिए कि इट्स नॉट इनफ। मतलब मैं डिटेल्स मैंने देखी नहीं है ना। अगर मजदूर जो हैं वो राजी हैं तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। सर आप पहले ही रद्द कर रहे हैं इसको, देखे बगैर कैसे आप रद्द कर सकते हैं? मैंने रद्द किया है, बिस्मिल्लाह किसी ने तो करनी है। दीज इश्यूज हैव बीन सो लॉन्ग पॉलिटिसाइज्ड। मैंने बिल्कुल रद्द नहीं किया। मैं तो कहता हूँ ये मिल तो बंद हमने की थी कि ये अनवाइबल है, ये चल नहीं सकती। लेकिन अब मजदूरों का ख्याल करें, अगर मजदूर राजी हैं तो काजी क्या करेगा? बात खत्म हो गई। ओके सर, आखिरी सवाल आपसे, मेरा वक्त खत्म हो गया है। क्विकली सर, अभी शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शुगर स्कैंडल के ऊपर। उन्होंने कहा है फौजदारी कवानीन के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएं, 5 बरसों में 29 अरब की सब्सिडी का जायज़ा लिया जाएगा। उनका कहना था सब्सिडी की मद में लाकानूनियत का जायज़ा अब नैब लेगी। वज़ीर आज़म ने शुगर कमीशन की सिफारिशात की मंजूरी दे दी है। ये सिफारिशात भी बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, आप इसके ऊपर बात कीजिए और मैं उन सिफारिशात के ऊपर फिर अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगी। मोहतरमा, ये कमीशन बना था एक मकसद के लिए कि पाकिस्तान में 2018 में चीनी की कीमत क्यों बढ़ी है। इस रिपोर्ट के कवर पेज को अगर आप देखें तो यही लिखा हुआ है। और ये तरह तरह के तमाशे जो यहाँ SAPM को बने हुए हैं, वो एडवाइज़र बने हुए हैं, रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करें। इसका तरीका ये है कि हुकूमत का वज़ीर है जो ज़िम्मेवार आदमी है, वो आगे असेंबली में बताए कि मुल्क के अंदर चीनी की कीमत में 60% इजाफा कैसे हुआ और आज भी हुकूमत को ख़त्म नहीं कर सकी। ठीक है, इसका जवाब है किसी के पास? ठीक है। आप TOR जो है K और M जो हैं, K में लिखा हुआ है कि कीमत क्यों बढ़ी, M में लिखा हुआ जिम्मेदार कौन है।
इन दोनों सवालात का जवाब ठीक है सर, इस रिपोर्ट के अंदर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद खाकान अब्बासी साहब सदर-ए-आज़म पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये मानना था कि सिर्फ ये बताएं कि आज कीमतें जो बढ़ी हैं उसका ज़िम्मेदार कौन है। ये वही कीमतें हैं जो पीपल्स पार्टी के दौर में भी 100 से ऊपर भी चली गई, PMLN के दौर में भी बहुत ऊंची गई। वो भी मैंने एक दफ़ा हेडलाइन सुनाई थी अब्बासी साहब की मौजूदगी में ही, और अब इनके दौर में भी गई हैं। सो शायद इसका भी एक ही हल है जनाब, सिस्टम करेक्ट कीजिए, सिस्टम को तगड़ा कर दीजिए कि कोई भी इसका फ़ायदा ना उठा सके। क्योंकि चीनी की तो वो मिठास है कि अक्रॉस पॉलिटिकल डिवाइड हर जमात का बंदा इसके अंदर अपने गिले शिकवे और पॉलिटिकल डिफरेंसेस भूल के शीरो शक्कर हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। इख्तिताम में मुख्तसरन आपको बता दूं सिफारिशात थी क्या इस 300 सफ़ात की तगड़ी रिपोर्ट के अंदर। वो थी कि एक तो शुगर केन को आप शुगर केन वर्सेस कॉटन कपास के एरियाज़ जो हैं उनको प्रोटेक्शन देंगे, यानी कि कपास जो बार बार बहुत निगलेक्ट हो रहा है उसको तरजीह देंगे। एक सिस्टम बनाएंगे डायरेक्ट पेमेंट का, जो एक्चुअल जो शुगर केन गन्ना ग्रो करते हैं किसान, उनको डायरेक्ट पेमेंट जाएगी, कमीशन एजेंट्स के थ्रू नहीं जाएगी, उनको बैंक अकाउंट्स के थ्रू डायरेक्ट पेमेंट जाएगी। IR का बार कोड आप एक टैग लगा देंगे हर 50 किलो चीनी की बोरी के ऊपर कि वो जो है मॉनिटर हो सके, प्रोडक्शन से लेके सेल से लेके सप्लाई चेन और फिर होर्डिंग जो होती है वो हर जगह उसको मॉनिटर किया जा सके सिस्टम के अंदर। और इस सिफारिशात में ये है कि एक लाजमी रजिस्ट्रेशन होगी तमाम ब्रोकर्स की, डीलर्स की, होलसेलर्स की, उनको NTN और उनके STRN नंबर्स जो हैं वो रजिस्टर दिए जाएंगे नाम के साथ। कैश पेमेंट्स, नकद पेमेंट्स ख़त्म, खलास, फिनिश, ये अब काम नहीं चलेगा। और रिकमेंडेशंस ये हैं कि मैंडेटरी लाजम कर देंगे आप रजिस्ट्री, गोडाउन की रजिस्ट्रियाँ होंगी, ऑनलाइन इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स होंगे जो लिंक होंगे उसी IR जो टैग बारकोड लगा हुआ है हर 50 किलो चीनी के थैले के साथ। शुगर मिल्स जो हैं वो चीनी को 2 हफ्ते के बियॉन्ड तक जो फॉरवर्ड सेल करती हैं और DO के कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेती हैं, उनको नहीं 2 हफ्ते के बियॉन्ड तक नहीं लेंगी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी सट्टा शट्टा सारा काम इधर मुकेगा, ख़त्म होगा। और साथ इसके अंदर ये भी लिखा है कि कॉस्ट ऑडिट जो है, जो SECP का काम है, वो रेस्टोर करे अपने कॉस्ट ऑडिट सिस्टम को, यानी कि कंपनी उसको चेक करे कौन कितना बेच रहा है, कितना बेचे, बिकॉज बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग और ऑडिटिंग फ्रॉड्स हो रहे हैं इधर। ऑन साइट इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन हर मिल की होएगी और हर 3 साल के बाद होएगी। डिटर्मिनेशन आप करेंगे सुक्रोज रिकवरी परसेंटेज की, ये भी इदारों का काम है। साथ ऑनलाइन डिक्लेरेशन होगी कांस्टेंट एक्स मिल प्राइस की, जो अगले 1 साल के लिए वही चलेगी, कांस्टेंट रहेगी। शुगर एडवाइजरी बोर्ड और PSM में जो इनकी एसोसिएशन है वो उनके साथ मिल के काम करेंगे, मगर कॉस्ट ऑडिट एनालिसिस फाइनेंस डिवीजन करेगी। ये सारी वो नाजरीन रिकमेंडेशंस हैं जो अगर नाफिज हो जाएँ, सिस्टम दुरुस्त हो जाए, कोई माई का लाल जो एडवांटेज नहीं ले सकता। इदारे काम करें, जो पोजीशन के अंदर बंदे बैठे हैं ना वो मुलव्विस ना हो, फिर एवरीथिंग हैज़ टू बी डॉक्यूमेंटेड। इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।